हेलो बच्चों। तो आज आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिंदी चैप्टर 2 की लेखक परिचय नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग बिना देर किए हुए लेखक परिचय को जानते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को पहला चैप्टर जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था, निबंध था वह, उसे मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो आप लोग उस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना चाह रहे हो तो आप जाओ हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे आपको हिंदी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए हम लोग बिना देर किए स्टार्टिंग करते हैं। चलिए। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरा घाट में हुआ था। तो बच्चों आपसे कहा जा रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरा घाट में हुआ था। चलिए तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट को क्लियर करते हैं। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। तो दोस्तों आपसे यह कहा जा रहा है कि वे कैसे बोलने, उनकी जो भाषा थी ना वो जन्म से ही क्या थी, भोजपुरी भाषा थी। तो आप लोग को यहाँ तक 2 पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। ये बच्चों आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इनका जन्म पूछ सकता है, आपको कब हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था सो पूछ सकता है, और वे कौन से भाषा बोलते थे ये भी पूछ सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान उपाध्याय पंडित रामा अवतार सिंह, सॉरी इसमें होगा कि इनके जो पिताजी का नाम था ना वो क्या था, पंडित रामा अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यानी कहा जा रहा है कि वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यानी कि इनके पिताजी का नाम क्या था, रामावतार शर्मा था। उनके वो पहले पुत्र थे और वो सबसे बड़े थे। तो आपको ये पॉइंट तक क्लियर हो चुका होगा। आपको यहाँ जो भी पढ़ाया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिया जाएगा। बस वीडियो को एंड तक देखना आप लोग, ठीक है। तो क्या कह रहा है अब नेक्स्ट पॉइंट है, माता का नाम रत्नावली शर्मा था। तो बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि नलिन विलोचन शर्मा जी की माँ का क्या नाम है, तो आपको बताना है रत्नावली शर्मा। रत्नावली शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा जी की माँ का क्या नाम है, रत्नावली शर्मा। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। तो ये कहा जा रहा है कि उनके जो व्यक्तित्व का जो निर्माण हुआ था उसमें पिता के पांडित्य के साथ साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उसमें जो उनका विकास हुआ उसमें उनकी प्रगतिशील दृष्टि का भी उनके पिताजी का भूमिका था, ठीक है। यहाँ तक तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएंट स्कूल से हुई थी। बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि उनकी जो पढ़ाई हुई थी वह कहाँ से हुई थी, तो आपको बताना है पटना के कॉलेजिएंट स्कूल से हुई थी। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में MA किया था, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि नलिन विलोचन शर्मा जी ने किस विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में MA किया, तो आपको बताना है कि उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में क्या किया था, संस्कृत और हिंदी में MA किया था, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा बढ़िया से। वे हर्षपद बात, ठीक है। वे हर प्रसाद जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। तो दोस्तों आपसे यह बताया जा रहा है कि वे जो वे का जगह पे क्या आपको पढ़ना है, नलिन विलोचन शर्मा जो कि हर
प्रसाद दास जैन कॉलेज, मतलब कि उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे भी एक प्रधानाध्यापक बन के रहे थे कुछ दिनों तक। आरा रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे। यानी कि उन्होंने जहाँ पे पढ़ाई की वहाँ पे वो क्या हुए, शिक्षक भी बन गए एक न एक दिन। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्याप्त, मतलब कि उनकी मृत्यु कब हो गई थी, 12 सितंबर 1961 ईस्वी इस पद पर बने रहे। मतलब जब तक उनकी मृत्यु ना हुई ना तब तक वह क्या रहे, प्रधानाध्यापक के पद पे बने रहे। कौन से विद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय में। ठीक है, हिंदी विभाग के हुए अध्यक्ष और मृत्यु पर्यंत, मतलब कि मृत्यु को पर्याप्त करने से तक क्या थे हुए, उसी पद पे बने हुए थे। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा ये पैराग्राफ। हम लोग अब हम लोग करते हैं सेकेंड पैराग्राफ को क्लियर। आप लोग को सेकेंड पैराग्राफ में उनकी जो रचनाएं हैं उसके विषय में बताया जा रहा है। चलिए तो मैं इसे पढ़ के एक बार आपको बता ही देता हूँ। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन विलोचन शर्मा जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार से लिखी गई है। ठीक है, दृष्टिकोण, ये जो दृष्टिकोण जो रचनाएं हैं वो किनकी रचना है, वो है हमारी नलिन विलोचन शर्मा जी की। ठीक है, साहित्य का इतिहास दर्शन, मतलब जो साहित्य का इतिहास दर्शन जो चैप्टर है या रचनाएं हैं वो उन्हें किसने लिखा है, नलिन विलोचन शर्मा जी ने। मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि ये सब जो लिखे जा रहे हैं ना वो कौन लिख रहे हैं, वो हमारे नलिन विलोचन शर्मा जी लिखे हुए थे। तो आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ। ठीक है, उन्होंने क्या लिखी थी कि विष के दांत जो कि एक चैप्टर तो वो उन्होंने लिखा ही है, और 17 असंग्रहित मतलब कि उन्हें संग्रह नहीं किया गया था वैसे चैप्टर, और छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ को भी इन्होंने क्या लिखा है कहानी ग्रह संग्रह, मतलब कि उनका जो कहानी का जो समूह है वो है केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह। ठीक है, काव्य संग्रह अब कौन सा है, नकेन के प्रपज्ञ और नकेन दो, ये है ना क्या काव्य संग्रह है किनका, नलिन विलोचन शर्मा जी का। सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ, जो ये सभी ग्रंथ सब है वो किन्होंने लिखा है, हमारे नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा था। आई होप कि आपको सेकेंड पैराग्राफ एंड फर्स्ट पैराग्राफ ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। बच्चों यदि आप लोग को समझ में आ रहा हो तो कमेंट में यस लिखना, एंड यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा हो समझने में तो कमेंट में नो लिखना। ओके, तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर पैराग्राफ को क्लियर करते हैं। थर्ड नंबर पैराग्राफ हमारा ये है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। तो यह कहा जा रहा है कि आलोचक के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। जो यह प्रयोगवाद का जो ये यानी कि यह जो प्रयोगवाद के लेखक थे, प्रयोगवाद युग के क्या थे, यह लेखक थे का वास्तविक आरंभ, मतलब कि जो आरंभ हुआ था प्रयोगवाद की कविताओं को लिखने वाले लेखक के द्वारा, तो कवि के द्वारा, सॉरी एक बार फिर से आप लोग इसे समझ सकते हो कि नलिन विलोचन शर्मा जी थे ना, वो पहले प्रयोगवाद कविताओं को लिखने वाले कवि में से एक थे। यहाँ तक मुझे अब लगता है कि आप लोग को यह बात समझ में आ चुका होगा। यह प्रयोगवाद जो समय के जो कवि थे ना, उनमें से पहले कवि कौन से थे, नलिन विलोचन शर्मा जी थे। ठीक है, कविताओं को लिखने वाले, और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका हो। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। आलोचना में वे आधुनिक शैली
समर्थन, ठीक है। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थन, वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के अग्राही लेखक थे। मतलब कि कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी जो स्टेप था ना, उन सभी पे वे क्या थे, अग्रही लेखक थे, हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि और शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। मतलब कि उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि और शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। उनमें ये क्वालिटी है जो बताया जा रहा है कि उनमें परंपरागत दृष्टि और शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। ठीक है, यहाँ तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग आई होप कि मुझे लगता है कि आप लोग समझ जाएंगे। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई एक और संकेतात्मक है। मतलब कि जो आलोचना, मतलब कि वो आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई संकेतात्मक है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी पॉइंट समझ में आ चुका होगा। इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा है, आपको समझना है बस। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई संकेतात्मक है। मतलब जो उनकी भाषा है ना, वो क्या है, संकेतात्मक है। इसमें दूसरा कुछ नहीं बता रहा है आपको, यही बस बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट को हम लोग कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया। कहा जा रहा है कि उन्होंने क्या किया कि पहले जो पुराने शब्द थे उन्हें क्या हुआ, उन्होंने फिर से नया शब्द में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उसे जीवन भी दे दिया। यही बात आपको यहाँ तक कह रहा है। जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहा जा रहा है कि आधुनिक साहित्य में ये सब जो इन्होंने जो शब्द को जीवन दिया, वो शब्द क्या हो गए, प्रतिष्ठित हुए आधुनिक समय में आके। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। यदि क्लियर हो चुका है तो एक थम्स अप का साइन दीजिए कमेंट में। चलिए, तो हमारा फोर्थ एंड लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियों नामक कहानी संग्रह से ली गई है। चलिए, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है, बस सिंपल सा बात है कि यह जो कहानी है विष के दांत और अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से ली गई है। जो यह कहानी होगा, मतलब कि जो हमारा विष के दांत चैप्टर है, वो हमारा क्या है, कहानी में से होने वाला है एक। ठीक है, तो यह कहानी से उन कहानी संग्रहों में से क्या है, एक है। ठीक है, यह कहानी मध्य वर्ग, ठीक है, यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों, मतलब जो यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। कुछ जो अंतर्विरोध जो मध्य वर्ग में हो रहा है, उनमें क्या कर रहा है, यह आपको उसी के बारे में बताना चाह रहा है इस कहानी के माध्यम से। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा, वीडियो में सही से कुछ नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने थोड़ा जूम किया है, सॉरी, जूम को थोड़ा कम कर दिया है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। मतलब जैसा कि इसमें सामाजिक संदर्भ बताया गया है, वैसा इसमें क्या होगा, मनोवैज्ञानिक आशय। मतलब मनोवैज्ञानिक चीज़ को भी आप लोगों को यहाँ पे बताया गया, साइकोलॉजी से भी। ठीक है, आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है। यहाँ पे कह रहा है कि आर्थिक कारण, यानी कि जो मनी इनकम है ना, वो उसके कारणों से मध्य वर्ग में, मतलब मध्य वर्ग किसे कहते हैं आप लोगों को पता है क्या? तो आपको नेक्स्ट मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि मध्य वर्ग किसे कहते हैं। के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे एक क्या हुआ कि श्रेणी उभरती है, जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। ठीक है, ये बात आपको कहा जा रहा है कि सेन साहब जैसे एक कोई बूढ़े व्यक्ति भी आते हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिर्फ और सिर्फ समझते हैं, अपने महत्व को ही समझते हैं और लिंग आधारित भेदभाव करते हैं वो।
ये सभी क्या कुसंस्कार अपने अंदर छिपाए बैठे हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर में जिक्र करने वाले हैं। है तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो यह गिरधर नाम का एक व्यक्ति है जो नौकरी पेशे निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है में से क्या है, एक है। यानी कि यह मध्यम वर्गीय तो है, गिरधर जो है वो मध्यम वर्गीय है, साथ ही साथ वो क्या है, नौकरी करता है सेन साहब के यहाँ पे। इस कहानी को मैं थोड़ा डिटेल में आप लोग को बता दूंगा लास्ट में कि इस कहानी में मुख्य रूप से क्या कहा जा रहा है। जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी और साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। ठीक है, वो अपने अस्तित्व और बहादुरी को बचाने के लिए, जो गिरधर नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी बहादुरी, अस्तित्व और साहस को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है कि संघर्ष एकदम कर रहा है, एकदम जी जान लगा दिया हुआ है, संघर्ष एकदम कर रहा है। फिर भी उसे गिरधर को क्या हुआ, एक न एक दिन बेइज्जती कर दिया किन्होंने, सेन साहब ने। आप लोग कहानी में इस बात को पढ़ेंगे। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, आपको बताया जा रहा है कि यह जो कहानी हम लोग का आने वाला है उसमें समाज में किस प्रकार से भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रामक स्वार्थ की छाया में फलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता और मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। यहाँ पे मानवाधिकार क्या कहा जा रहा है, इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रामक स्वार्थ की छाया में फलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता और मानवाधिकार को महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। मतलब कि इन सबको, सामाजिक समानता, मानवाधिकार को क्या कर रही है, व्यवस्था को ये खराब कर रही है। तो आप लोग को थोड़ा मैं बता देता हूँ डिटेल में कि इस चैप्टर में आप लोग को क्या क्या पूछा जाए, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ना होगा। यह कहानी है विष के दांत चैप्टर, इसमें आप लोग को जिक्र करने वाले हैं हम लोग। पहले में क्या करने वाले हैं, सेन साहब, उनकी 5 बेटियां, खोखा और गिरधर का बेटा, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो इसमें जो कि बताया जाएगा कि किस प्रकार से सेन साहब अपने बच्चों में क्या करते हैं, लिंग आधारित भेदभाव करते हैं, बेटियों के लिए अलग रूल बना कर रखते हैं और बेटा के लिए तो कोई रूल ही नहीं होता है। वहीं गिरधर एक प्रकार का एक क्या होता है, उनका नौकर, सेन साहब का नौकर हुआ करता है। गिरधर का बेटा से एक बार क्या होगा कि इन दोनों का लड़ाई हो जाएगा। खोखा जो था वो सेन साहब का बेटा था, उससे और गिरधर के बेटे में क्या होगा, लड़ाई हो जाएगा, जिसके कारण गिरधर को बहुत ही दिल पे ठेस पहुंचता है। तो वह अपने बेटा को हमेशा क्या करता रहता है, मारता पीटता रहता है, लेकिन उस दिन अपने बेटे को बहुत ही प्यार करता है। तो आपको यही कहानी में बताया जा रहा है। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि इस कहानी में क्या आपको बताया जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस कहानी को पढ़ने वाले हैं। कहानी लंबी है हम लोग की, देख लीजिए, कहानी लंबी है, 2 लेक्चर हो सकता है कहानी का, ओके। या फिर आप लोग 1 लेक्चर चाहेंगे तो मैं आधा 1 घंटा का बना करके आप लोग को दे दूँगा, क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, साथ ही सब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे यहाँ से। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं, जो भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, तो आप लोग ले सकते हो। आज कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर से जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब हो सके तो कर ले, ताकि आप लोगों को ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड अपडेट मिलते रहें।